गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ नीलकंठ का अगला भाग, है ना। देखो आगे क्या होता है। पहले तो है वो जो मोर जो होता है वो क्या करता है, उसके हाथों से दाने खाता है, लेकिन फिर भी उसे एहसास नहीं होता कि भाई मोर ने दाना उठा लिया। जबकि मोर जो है एक सांप के 2 टुकड़े भी कर लेता है। उसकी भी पूंछ जो होती है इतनी तीखी होती है। लेकिन देखो फिर इसके आगे क्या होता है, हम आज पढ़ते हैं। देखो नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु जो है वो कौन थी, वर्षा। और मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। यानी कि जब भी बादल गरजते थे तो मोर जो है वो नाचने को आतुर रहता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता था, बिजली जितनी अधिक चमकती थी, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी अधिक होती थी, जितनी तेज होती थी, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता था, और उसकी केका का स्वर भी उतना ही मंद्र से मंदर हो जाता था। यानी मोर जो है वर्षा ऋतु में नाचने के लिए तैयार रहता है, वो खुश रहता है। तो उस समय भी ऐसा होता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाहिने पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। अब वर्षा हो जाने से वो भीग जाते थे तो उनको वो सुखाता था। और कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंद को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। और कभी कभी जो पानी रह जाता था उसे वो क्या करते थे, चोंच से पी लेते थे। और इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे गूंज उठा, यह भी एक करुण कथा थी। मतलब यहाँ पर माहौल जो है कैसा अच्छा सा हो गया था, ये भी एक कहना अच्छा ज़रूरी था। और एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। बड़े मियाँ ने पहले के सामान कार को रोक लिया। यानी कि अब वो लेखिका जो है वहाँ से जाने लगी, क्योंकि उसे काम आ गया, उसे जाना पड़ा। तो उसके बड़े मियाँ जो थे उसने क्या किया, सामान को, कार को रोककर उसमें सामान जैसे रखते हैं वैसे रखा। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। फिर वो बोली कि इस बार मैं जाऊंगी तो कोई पिंजड़ा विंजड़ा नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। अब वो क्या देखने लगी, भाई मुझे पिंजड़े की तरफ नहीं देखना है, मुझे तो अब वैसे देखना है। तो वो उनकी दाढ़ी को देखने लगी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। बड़े मियाँ के पास जो मोरनी थी वो उनके पास बैठी हुई थी, अब वो उसे कैसे न देखती। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। अब ऐसी मोरनी जो है वो उसे दिखी थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। चिड़ी मार उसे पकड़ कर लेकर आई, और लेकिन उसके तो पैर ही टूट गए। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है क्या? ऐसे भी कोई चिड़िया पकड़ता है क्या? आप न आई होती तो मैं उसके सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। अब मैं वो जो है वो रास्ते में चल रही थी उस कार में, और उसको उसने मोरनी जो ऐसी देखी जो क्या है, अधमरी सी हो रही थी। फिर देखो सारांश क्या कह रहे। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर ले आई थी। एक बार फिर उस मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंचों की मरहम पट्टी देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। यानी पहले जो लाई थी वो तो बड़े बड़े हो गए, अब वो नई मोरनी उसको दिखी थी, अब वो जो थी पैरों से लंगड़ी थी। तो उसने क्या किया, अपने कमरे में रखा तो उसका ध्यान रखा, मरहम पट्टी की देखभाल करी। महीने भर में वो अच्छी सी हो गई। और उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी ही रही। उंगलियां तो बेचारी की कट गई थी इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी थी, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। और तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया, और उसका नाम क्या रखा गया, कुब्जा रखा गया। और नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। यानी स्वभाव से भी वो वैसी ही थी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते, अब कुब्जा उनके साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भगाता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब वो नई मोरनी थी जो उसके साथ रहना चाहती थी, और नीलकंठ जो सबसे बड़ा मोर था वो जो उसे भगा देता था। न किसी का जीव जंतु से उसकी मित्रता होती थी, और न ही वह नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी के बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी।
पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब कुछ चित्रा कर दिया। मतलब कि उसने जो राधा ने जो अंडे दिए थे उन अंडों को उसने खराब कर दिया। इस कलह कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इससे राधा जो हो गई वो उससे दूर हो गई और नीलकंठ जो खुश रहने लगा था वो उदास हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं पर छिपा बैठा रहता था, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा था। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर आ छिपा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था और उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, यानी कि वो थका थका सा रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, यानी कि मुझे अनुभव नहीं था इस कारण कि वो क्या सोचती थी कि भाई लड़के ये सब लोग वापस एक हो ही जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। अब उसने पुकारा भाई कि उठो उठो नीलकंठ उठो, लेकिन फिर भी वह उठा नहीं। तो उसको संदेह होने लगा कि भाई क्या हो गया, वास्तव में नीलकंठ मर गया या क्या हो गया, क्यों इसकी बात का उत्तर नहीं दे रहा है। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न कोई उसे बीमारी हुई थी, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी ने चोट मारी थी, कुछ नहीं हुआ था। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम में ले गई और जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तो उसमें क्या हुआ, उस वक्त उसे संगम ले गई और वहाँ पर उसे पानी के बीच में उसने छोड़ा। तो उसकी पंख जो थे वो क्या हो गए, एकदम चौड़े चौड़े हो गए और विशाल मयूर के समान वो इतना बड़ा दिखने लगा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चित सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। अब नीलकंठ जब नहीं रहा तो उसने क्या, राधा जो है उदास हो गई। कई बार भागकर लौट आया था। अब वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी और पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब कुब्जा जो थी वो दूसरी मोरनी, उसने शोर से उसे ढूंढना आरंभ किया, भाई कहाँ गया। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कचली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इस बार उसका कलह कोलाहल द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यानी कि वो लेखिका जो है इन 3 पक्षियों का कैसा उसका अनुभव हुआ वो उसने इसमें बताया है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली थी। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता था और तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपने केका को यानी तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती थी, लेकिन नीलकंठ तो अब बचा ही नहीं था, वो तो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो उसको महादेवी वर्मा को जो है हमेशा याद रहती है। ठीक है।